महीने में, एग्जैक्ट नहीं जानता कितना टाइम लगे, लेकिन 2 से 4 महीने में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 से 4 महीने में ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक, चलो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ और तरीके से समझाने के लिए। बेसिक में हर चीज़ समझा चुका हूँ आपको, पहले से सब कुछ आपको समझा चुका हूँ बेसिक के बारे में। एडवांस में थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कुछ मैं आपको नॉर्मल जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि हम लोग इसमें यूज़ क्या करते हैं। सबसे पहले जो मिरर मार्केट है इसमें यूज़ क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपकी चीज़ आती है इसमें ये समझना कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी क्या होती है, अगर ये समझ में नहीं आएगी तो फिर तो मज़ा ही नहीं आने वाला। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक आपका यही रहेगा। ठीक है, ये नए लोगों के लिए है और पुराने लोग, देखो जितना ज़्यादा तुम, मेरे को भी पता है लिक्विडिटी, लेकिन मैं भी बताता हूँ ना डेली, ताकि मुझे भी याद रहे और भी अच्छी तरीके से मेरा रिवीजन हो, मुझे भी चीज़ें याद रहें और मैं भूलूँ ना। ताकि कभी भी मुझे ऐसा कोई एरिया दिखे जहाँ पर ज़्यादा लंबी विक है, इसका मतलब हाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, स्वैप हुई है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं नई बात करूँगा तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि मैं चीज़ों को भूल जाऊँ, तो वो याद रखनी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। लिक्विडिटी क्या होती है, देखो लिक्विडिटी आसान भाषा में बात करूं तो जब हम लोग कोई भी एसेट है, देखो मैं आपको ना शुरुआत के कुछ दिनों में थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ठीक है, जो एसेट्स हैं मैं आपको थोड़े अलग तरीके से बताऊंगा। जो एसेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी एसेट है और उसका प्राइस किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, उसका प्राइस किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर है, मान लो सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में वो कैंडल जिसकी विक लाइन सबसे ज़्यादा है, भाई जिसकी जो विक होती है, जो कैंडल होती है ना हमारे पास, जो कैंडल होती है हमारे पास ऐसे करके, अगर वो सपोर्ट पे है, यानी कि ये कैंडल जो है बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, बिल्कुल टाइम जो है सपोर्ट पर है, तो इस कंडीशन में इसकी जितनी लंबी लाइन होगी इसके पास उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा जो है। इसे हम लोग बोलते हैं एज ए बुलिश प्रेशर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसे बुलिश प्रेशर। और ये बुलिश प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है ना भाई, बुलिश प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। अब ये आता कहां से, अब मैं पूछ लूं कि ये बुलिश प्रेशर आया कहां से, क्या जवाब दोगे? मैं नए लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ। मैं बोल दूं यहाँ कि इसके अंदर बुलिश प्रेशर है, आया कहां से बुलिश प्रेशर, क्या इंडिकेट क्या करोगे, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे किसी के सामने अगर बैठ गए? भाई मैं एक एनालिस्ट हूँ, हमें हर एक मूव का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अगर कोई पूछ ले तो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, भाई ये बुलिश मूव आया कैसे, रीजन क्या है इस, क्या हुआ रीजन? या फिर ये बोल दोगे कि भाई यहाँ तो जो है कोई ऑपरेटर आगे बैठ गया, ऐसे बोलोगे? ऑपरेटर आगे बैठ गया, वो ये हमारे यहाँ तो यही यही जो है इंडिकेशन की गई, भाई कुछ भी नहीं हुआ, बस ऑपरेटर आगे बैठ गया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे बैठा है, वो लगवा दे। नो 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 नो। और अगर ये हैमर सेंटर पे बन गया तब क्या बोलोगे? तब भी ये बोलोगे बायर इंटरेस्टेड है, और उसके बाद ही नीचे कैंडल नीचे गिर जाती है और ये बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है, तब क्या बोलोगे? कैंडल यही सेम है, लोकेशन बॉटम से थोड़ी सी ऊपर बन गई, बॉटम पे नहीं है, सपोर्ट पे नहीं, सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर है, तब क्या बोलोगे? ठीक है, तब क्या बोलोगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तब क्या बोलोगे? तो
थोड़ी सी ऊपर बन गई ना ये, और वहीं से रेड कैंडल नीचे बन गई, और उसके बाद फिर एक और ऐसी ही कैंडल बनी जिसकी विक उससे लंबी थी, तब भी उस पर बोलोगे यार ये भी शायद फेक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ही सारी चीजें। तुम यकीन नहीं करोगे एक कैंडल के पीछे कितना सब कुछ छुपा हुआ है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं भी आज तक जो है नहीं जान पाया, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ किस तरीके से ये काम करता है, कैसे, क्या है ये बुलिश प्रेशर आया कहाँ से, इसको कहते क्या है, और बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब किस मार्केट के लिए। जो मैं यहाँ वर्ड बोलूंगा ना, एक एक वर्ड तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा, ऑथराइज्ड मिलेगा और रियल मिलेगा। आलतू फालतू की बातों का वाला नहीं मिलने वाला। सारे हिस्सों को मैंने टुकड़ों को जोड़ के जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको मिलेगी। नए लोगों के लिए स्पेशली है ये, ठीक है। तो ये बुलिश प्रेशर आया कहाँ से? ये किसी भी एसेट यानी कि जिसमें हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, अगर मैं आपको, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, आप कोई कुछ मत बोलो। जो नए लोग हैं, डे 1 किस किस का भाई मुझे बताओ थोड़ा सा, फिर मैं मतलब पूल करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी बीच में पूछने हैं। डिटेल में बात करो तो भाई डे 1, 2 और 3 किस किस का है बताओ। 3, ये डे 1, 2, 3 मतलब 3 दिन किस किस को हो गए, 1 से 2, 3 तक पूल करके मुझे बताओ। तो ऐसे मत सोचा करो। जल्दी कमाने वाला इंसान बस एक ही चीज है बनता है, और वो है लालची। जल्दी कमाने वाला इंसान सिर्फ लालची बनता है, ठीक है। लालच आ जाए तो जो है बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये जो एसेट है इसका मतलब क्या होता है। देखो, लिक्विडिटी क्रिएट होती है 2 चीजों से। एक होती है लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? कुछ भी है, मुझे स्पेलिंग ध्यान नहीं है इसकी। लाइबिलिटी वगैरह जो भी है, लाइबिलिटी मतलब जिनकी वैल्यू टाइम के साथ सिर्फ गिरती है, यानी कि जिनकी वैल्यू टाइम के साथ सिर्फ डाउन होती है, ठीक है। एसेट्स वो जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती भी है और घटती भी है। ये डुअल डायरेक्शनल होते हैं बेस्ड ऑन इट देयर रिलेशन वगैरह, ठीक है। जैसे गाड़ी है, फोन है, घर तो नहीं, कंप्यूटर है, फोन है, माउस है, और खाना है, चश्मा है, बोतल है, जो भी मेरे आसपास है वो सब लाइबिलिटी है, ठीक है। ये क्यूब है, ये जो है चाबी है, ये सारी चीज़ें जो है लाइबिलिटी हैं। इसके होने से भी लिक्विडिटी बढ़ती है, एसिड के होने से भी लिक्विडिटी बढ़ती है। अब लिक्विडिटी जो होती है, ध्यान तो सुनो मैं क्या करूं। लिक्विडिटी इज ओनली अवेलेबल इन द सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स। उसे हम लिक्विडिटी तभी बोलेंगे अगर वो सेंट्रलाइज्ड मार्केट में क्रिएट हुई है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट वो मार्केट होती हैं जिन्हें एक सेंट्रल बॉडी कंट्रोल करती है, किसी भी मैनिपुलेशन से, स्कैम से बचाने के लिए, लिक्विडिटी वहां रहती है। डिसेंट्रलाइज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती कभी भी। एसेट होते हैं हमारे, जैसे कि रियल एस्टेट, ठीक है भाई। घर वर खरीद रहे हैं तो आगे जाके जो है पैसा वैसा बनेगा, है? अब मैं 1.5 करोड़ का अगर मैं कोई फ्लैट ले रहा हूँ, ठीक है,
और मैं वो 1.5 करोड़ की एक एस क्लास ले रहा हूँ, मर्सिडीज की कोई भी गाड़ी ले रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो किस में फायदा है मेरा लेने में? किसकी वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी? कुछ सोचो। अगर उस रियल एस्टेट के उस फ्लैट के आगे से, उस फ्लैट के आसपास से मेट्रो भी बन गई, ठीक है, उस फ्लैट के आगे से मेट्रो भी बन गई, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? मैं अपनी गाड़ी के आगे हूटर लगवा लूं, टायर बड़े कर लूं, उससे उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, उससे तो उसकी शो बढ़ेगी बस, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो एसेट्स वो चीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती भी घटती भी। शायद ऐसा भी हो सकता है घर के आगे उस फ्लैट के आगे बम गिर जाए, वॉर हो जाए, तो उसका प्राइस कम भी हो सकता है, अब उसे कोई लेगा नहीं। या उसी फ्लैट में भाई कोई मान लो कोई मर्डर वगैरह हो जाए तो उसे कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे घर में क्यों रहेगा जहाँ भूत वगैरह घूमते रहते हैं, कोई भी नहीं लेगा, तो उसका प्राइस वैसे ही कम होगा। जब कोई ले नहीं रहा तो इसीलिए इसका प्राइस कंडीशन के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। लेकिन लाइबिलिटी का प्राइस कभी बढ़ता, वो अलग बात है कि तुम अगर स्कैम कर रहे हो तो उस हिसाब से तुम उसको जो है, पीतल को तुम चांदी दिखा दो तो फिर पीतल को तुम जो है सोना दिखा दो, पीतल को तुम प्लेटिनम दिखा दो, वो अलग बात है लाइबिलिटी में। वो अलग बात है कि वो पीतल है। तो ऐसे ही रियल एस्टेट इसी तरीके से आपकी कमोडिटी है। कमोडिटी यानी कि गोल्ड है भाई, गोल्ड का प्राइस तुम्हें पता बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। कमोडिटी में जैसे हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, चांदी है, ये सारी चीज़ें खरीद के रखना, ठीक है, और प्लेटिनम है, ठीक है, जैसे ये है देखो, जैसे ये प्लेटिनम है, ठीक है, ये मैं पहनता रहता हूँ ना ऐसा। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें ये टाइम के साथ बढ़ती घटती रहती हैं, बस हमें अच्छे समझना होता है कब खरीदना कब बेच, इसी का तो खेल है, कब खरीदना और कब बेचना है, यही तो एंट्री एग्जिट है, यही तो सारा खेल है। और एसेट क्या हो सकते हैं? करेंसीज, करेंसीज, करेंसीज जैसे कि डॉलर को रखना, यूएसडी, जैसे यूरो रखना, मतलब कोई भी करेंसी जो होती है, जैसे फॉरेक्स होते हैं जो मतलब जो लीगल है, जो जिनके अंदर ट्रेडिंग करना लीगल है, उसकी बात करो। जैसे जेपीवाई है। अब ये सारे एसेट्स हैं। इसी तरीके से किसी कंपनी का शेयर है, भाई कल का वो कंपनी एमआरएफ जैसी उठ गई, 100 रुपये का शेयर था, आज वैल्यू, आज वो 1 लाख चल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी चल रहा है, तो उसकी तो वैल्यू बढ़ गई ना। तो ऐसे एसेट्स होते हैं। अब जब ऐसे एसेट्स को जो हमारे पास है उनको हम लोग बेचने जाते हैं, ठीक है भाई, ऐसे एसेट को जब हम बेचने जाते हैं, जब हम लोग इनमें से कोई भी एसेट को मार्केट में बेचने जाते हैं मार्केट प्राइस पर, इससे एक रेडी फॉरवर्ड कैश क्रिएट होता है। रेडी फॉरवर्ड कैश यानी कि जो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है उसे हम बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड कैश आफ्टर द कमीशन पेड। इस चीज को बोलते हैं मनी स्वैपिंग, यानी कि लिक्विडिटी स्वैप या फिर लिक्विडिटी स्वैपिंग, उसे हम लोग लिक्विडिटी स्वैपिंग कहते हैं। अब जैसे एसेट कहां होता है? एसेट होता है डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मान लो ग्राफ पर जो डीमैट अकाउंट है वो है एक मारूबोजू, ध्यान तो समझना ये चीज, और यह है डीमैट अकाउंट पे एक मारूबोजू। अरे वाह क्या बात है, भरी कटोरी, और ये है भरा हुआ शेयर की वैल्यू हमारे पास। मान लो डीमैट अकाउंट में भरा हुआ है शेयर, उसकी वैल्यू बहुत हो गई है, यहां खरीदा था यहां हो चुकी है, ये वैल्यू है उसकी। अब जब मार्केट में इस एसेट को बेचेंगे मार्केट प्राइस पर, मार्केट MKT PRS प्राइस पर, मान लो
तो इसकी जो कैंडल है वो हो जाएगी ऊपर से स्वैप, बॉडी हल्की सी बचेगी, ऊपर ऐसी लाइन आ जाएगी। दिस रिप्रेजेंट द लिक्विडिटी स्वैप। तो एक इन्वर्टेड हैमर, एक ग्रेवस्टोन डोजी और एक शूटिंग स्टार आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी स्वैप। इस तरीके से ये दोनों कैंडल्स हमारे लिए लिक्विडिटी स्वैप को दर्शाती हैं एट द टॉप ऑफ द मार्केट, वेयर द डिमांड कंप्लीट्स, वेयर द अप ट्रेंड कंप्लीट्स, जहां पर अप ट्रेंड खत्म हो जाता है। उसको तो फाइंड आउट करना कैसे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस में बताऊंगा, सप्लाई डिमांड जब सिखाऊंगा तब हमें पता लगेगा कि ये आते कहाँ हैं रियल। पूरे ट्रेंड में दिखेंगे तुम्हें ये बीच बीच में बीच बीच में बीच बीच में, लेकिन मार्केट वहां से मूव नहीं करने वाली आसानी से। कोई होगा क्योंकि हर चीज के चांस है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो, हर चीज का चांस है। अब इनकी लोकेशन इनके पिछले वाले मूव के खत्म होने के बाद आनी रियल होती है, वही तो फाइंड आउट करना में कैसे रियल होती है। उसी में तो मजा है, उसी का तो सारा मजा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वैप। अब ये चीज, अब इसमें से कोई भी एसेट, यानी कि मैं रियल एस्टेट ले रहा हूँ, अपना घर बेच रहा हूँ, अपना कोई भी कॉमोडिटी, अपना गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कुछ भी बेचने जा रहा हूँ, करेंसी बेचने जा रहा हूँ, शेयर बेचने जा रहा हूँ, और जब मैं ये एसेट्स को कैश में बेचने जा रहा हूँ तो इनसे प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। भाई जो प्राइस है, जो उस एसेट का प्राइस है, चाहे मैं गोल्ड बेचने जाऊँ तो गोल्ड की मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते समय ये चीज जो है ध्यान रखनी है, ये लाइन ध्यान रख लो मेरी, पहले बता रहा हूँ। प्राइस फ्लक्चुएट यानी कि ज्यादा हिलना नहीं चाहिए एकदम से, कि एकदम से जो है बहुत बड़ी हैमर। अभी देखो, ये देखो ध्यान से, ये देखो तुम मार्केट में ये जो थी, जो मैंने अभी आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल दिखाई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब प्राइस फ्लक्चुएट, कि मैं अगर बेचने जा रहा हूं तो मार्केट जो है एकदम से नीचे ही गिर गई, ये सब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्वांटिटी बहुत बड़ी थी और मैंने जो है देखा नहीं कुछ भी, मैंने तो यूं ही बेच दिया, फिर कुछ चीज़ खरीद ली। तो ये तो पंप एंड डंप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, डंप एंड पंप वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं, अब ये पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, ये पैसा जो था ये मार्केट से निकल चुका है, दिस इज कॉल्ड ए बियरिश प्रेशर। भैया मार्केट से जो है प्रेशर निकल चुका है और ये पैसा जो है मेरे अकाउंट में आ गया, तो हम बोलेंगे बियरिश प्रेशर, ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, ये पैसा कहाँ आ गया, मेरे डीमैट अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। ये जो बाकी का बचा है ये कमीशन है, मार्केट का वगैरह आप कह सकते हो, सारी चीजें जो। अब मैं मान लो अपना बैंक अकाउंट, यानी कि अब मेरी जो ये मारूबोजू है, ये मेरा बैंक भरा हुआ है पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा जो है ना बैंक पूरा का पूरा भरा हुआ है फुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये मेरा बैंक है मारूबोजू, इस बार ग्रीन कलर का, इस बार मेरा ये बैंक। ठीक है, ये अब मुझे उड़ती उड़ती एक ऐड आती है या किसी की लाइव स्ट्रीम आती है जिसमें मुझे दिखता है कि वो सामने वाला लाइव ट्रेडिंग कर रहा है और सामने से करा रहा है, और उसने जो है मेरे को सामने से डेमो अकाउंट था लेकिन वो दिखा रियल रहा था, और मैंने उसमें से उसके कहने पे अपना जो पैसा था, यानी कि जो मेरा कैश था जो मेरे बैंक अकाउंट में था, मैंने ये पैसा एक डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है भाई, मैंने पैसा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये मेरे पे रेडी फॉरवर्ड कैश था। अब मैंने इस कैश का यूज करा मार्केट में इनमें से किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, घर, गाड़ी, बस गाड़ी तो नहीं, घर, या फिर कोई भी गोल्ड सिल्वर या बिटकॉइन वगैरह कुछ भी एसेट है वहां मैंने खरीदने के लिए करा। तो मैंने यहाँ पर वो एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदते मेरे बैंक में बन गया हैमर तो ये नीचे से खत्म हो जाती है मार्केट। तो एक हैमर और एक हैंगिंग मैन, एक हैमर और एक हैंगिंग मैन रिप्रेजेंट द मार्केट्स बुलिश प्रेशर। तो इसीलिए हम इन दोनों को बुलिश प्रेशर की तरह कंसिडर करते हैं, बाय स्ट्रक्चर नॉट बाय द लोकेशन। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी तो मैं देखना तुम हैंगिंग मैन कैसे मार्केट को उठाता है, धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक कैंडल के बारे में।
तो नीचे से मार्केट खत्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें यहाँ पता लगता है मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आया, इतना पैसा हमने मार्केट में डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ है एंड देन यहाँ पर एक एसेट को हमने खरीद लिया। अब ये सारा पैसा किसी लाइव स्ट्रीम वाले ने या किसी भी हमारे एडवाइजर ने बोला कि भाई उस एसेट को खरीद ले। अब वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाएगी। तो यहाँ डीमैट अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीपिंग, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हम इसको बोलते हैं, ऐसे करके। समझ आया? और ये सारी चीजें भी मार्केट में उस एसेट के प्राइस पर होनी चाहिए, उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। यहां तक समझ आया? पहले यहां तक सिंपल समझो, कैसे समझेंगे इसको, किस कैंडल का मतलब क्या होता है पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। जिसकी जितनी लंबी विक उसके पास उतना बड़ा प्रेशर। अब लोकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। समझ आया यहां तक? नए लोग बताओ पहले। दिस इज कॉल्ड द सिंपल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं आगे बताऊंगा तुम्हें अभी और क्या है इसकी कहानी, क्या क्या। चलो यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए तब क्या करेंगे? अगर प्राइस ज्यादा हिल जाए, मैंने यहां कुछ भी खरीदा और उससे एकदम से प्राइस ऊपर उठ जाए या एकदम से प्राइस नीचे गिर जाए, उसका क्या कंडीशन? ऐसा हो सकता है जब एक ही टाइम पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किसी चीज को खरीदा या बेचा गया हो, या तो वो किसी एक बंदे के द्वारा किया गया हो या उस एक बंदे के द्वारा बाकी सबसे करवाया गया हो, एंड इट इज टोटली इलीगल इन द मार्केट। कैसे होता है? तो अगर इनमें से कुछ भी करते हुए, एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हुए, यानी कि लिक्विडिटी स्वैप करते हुए, कैश को एसेट में कन्वर्ट करते हुए, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करते हुए, अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, इफ प्राइस फ्लक्चुएट, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? इलिक्विडिटी। इसको हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। अब यहां तक दोनों मार्केट है। यहां तक एक नॉर्मल सेंट्रलाइज्ड मार्केट भी होती है, नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट है हमारी, यहां पर एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट भी होती है। अभी तक दोनों एक है। अब यहां पर मार्केट में लिक्विडिटी तब मानी जाएगी अगर इस लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लिया जाए इवेंट्स की वजह से। बिग इवेंट्स का होता है, देखो इसका इलिक्विडिटी तभी क्रिएट होगी जब मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से नीचे गिर जाए, तब इलिक्विडिटी होती है। ज्यादा ऊपर चली जाए तो वो तो सबके फेवर की वाली बात है भाई, कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है सबका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट्स करने वालों को तो लॉस हो रहा है ना भाई। तो वो नेगेटिव साइड में ज्यादा नुकसानदायक होती है, ऊपर की साइड में कम होती है, क्योंकि ऊपर में सबका पैसा बन रहा होता है। और जब वो एकदम से नीचे गिर जाए तब भी इलिक्विडिटी है, और अगर करंट प्राइस पे भी तब भी नीचे गिर जाए तब भी लिक्विडिटी है। अब अच्छी खासी मार्केट जा रही है और वो एकदम से किसी इवेंट के जरिए नीचे गिर जाए, अब यहां पर होती है सबसे बड़ी समस्या। इलिक्विडिटी को बचाने के लिए अब यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक जो होता है, ठीक है, अब यहां सेंट्रल बैंक क्या करता है? एक स्टेप उठाता है, क्योंकि ये बहुत भयंकर तरीके से गिरती है मार्केट भाई, समझ लो। ठीक, हमारे तुम्हारे छुटवैये रिटेलर्स के बेचने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं भी किस तरीके से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी आपको समझाऊंगा कैसे मार्केट काम करेगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? जिस रेट से बाकी के कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, भाई कॉमर्शियल बैंक पे पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, वो भी तो बैंक में वो भी तो पैसा लेते हैं। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। अब जिस रेट से, उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। तो जिस रेट से, जिस परसेंटेज से, जिस इंटरेस्ट से वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, एग्जाम्पल के लिए वो लोन ले रहा है 4% पर, और आगे हम जैसे कस्टमर्स को, हम जैसे लालची लोगों को वो देता है, ये हम कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये हम वही लोग हैं, और कस्टमर्स में बिग स्मॉल सभी आते हैं,
छोटे बड़े सब आते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं, सब बड़े सब आते हैं। हमें देता है वो मान लो 10% पर, हमें वो जो कमर्शियल बैंक वाला 10% पर लोन दे रहा, होम लोन चाहिए 10% पर दूंगा, एजुकेशन लोन दिए 10% पर दूंगा, बिजनेस लोन चाहिए 10% पर दूंगा, वही वाला सिस्टम है। अब जैसे ही मार्केट की कंडीशन नीचे गिर जाती है, ये क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बस एक काम करता है, इस 4% को 3.8% कर देता है। बस अब यहां से शुरू होती है रेस। अब जब कमर्शियल बैंक को कम पे मिलेगा तो वो आगे भी कस्टमर को कम पे देगा। अब ये 8% भी कन्वर्ट हो जाता है मान लो 8.8% पे, एग्जाम्पल के लिए। अब कस्टमर्स के बीच में मच जाती है भूचाल। अरे भाई साहब, बैंक ने, वो भी कमर्शियल बैंक यानी कि जो सरकारी बैंक है, जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है, उन सब ने जो है वहां पर हमें लोन कम कर दिया। भागेंगे एकदम कस्टमर बैंक के पास लोन लेने, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। अब इससे क्या होगा, बैंक से पैसा निकलेगा, कस्टमर्स के अकाउंट में पहुंचेगा। अब समझो क्या सिस्टम होगा। अब कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और जब बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसे मैं चार्ट पर समझाऊं कैसे करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, अब इनका मारू बोझू बन चुका है बड़ा। अब पैसा आ गया इन पे, इतना पैसा था खुद के अकाउंट में, इतना पैसा ले लिया लोन पे। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये पैसा जो है, ये कैश, अब ये खरीदेंगे जाके एसेट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विडिटी स्वीप। यानी कि मार्केट में इनका मारू बोझू हैमर बन रहा है, और अगर हैमर बन गया तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। जैसे जैसे वो एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, यहां से ऑटोमेटिकली इंडेक्स मार्केट या कोई भी मार्केट जो ऑटोमेटिकली गिरने लग जाएगी, उठने लग जाएगी, सॉरी उठने लग जाएगी, उठने लग जाएगी। और जब वो किसी उस एरिया पे पहुंच जाएगी जिस एरिया से वो आसपास गिरी थी, तो वापस से रेट को जो है रिवाइज्ड रेट पे ला दिया जाता है, ताकि मार्केट दोबारा से ज्यादा हाई ना पहुंच जाए। क्योंकि लोग तो बेवकूफ है, लोग तो बस खरीदे जाएंगे। 20,000 कमाने वाला 30,000 के खर्चे करेगा, 10,000 का लोन लेगा, वो अलग इंसान है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ इवेंट के बेसिस पे ये लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, हमारे पास है ये निफ्टी पे चलते हैं, बेस्ट एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, जून 5 को इलेक्शंस आए थे, एंड इलेक्शन की जो कैंडल है वो आप देख सकते हो कैसी बनी हुई है। इलेक्शन के रिजल्ट की कैंडल है, दिख रही है आपको, लिक्विडिटी स्वीप। और नीचे देखो क्या बन रहे हैं, यू विल सी ओनली हैमर, हैंगिंग मैन्स, हैमर्स, हैमर्स, हैंगिंग मैन्स, हैमर, 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 हैमर। उसके बाद एक हैमर नहीं है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड इलिक्विडिटी। अब इलिक्विडिटी होने से लिक्विडिटी का रिस्क बढ़ जाता है। जब ये कुछ ज्यादा ही आ जाए, लिक्विडिटी कुछ ज्यादा ही आ जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। उसको मैनेज करने के लिए रेपो रेट को दोबारा से कम कर दिया जाता है, बस दोबारा से बढ़ा दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि वो दोबारा से उसी जगह पे फ्लोट करने लग जाए। तो ये जो एरिया है, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ताकि एक ऐसा एरिया आ जाए जहां पर वो ओरिजिनल रेट पे पहुंच जाए, जो मार्केट है वो ओरिजिनल प्राइस पे पहुंच जाए, तो रेपो रेट को ओरिजिनली दोबारा से बढ़ा दिया जाता है, ताकि आगे जाके लोग एसेट्स को कम खरीदे और मार्केट नॉर्मल फ्लोट करती जाए, करती जाए, करती जाए, करती जाए। यहाँ 1-2 मिनट वाले ऑपरेटर नहीं होते, वो अलग चीज है। समझ आया? So this is called a liquidity and illiquidity concept। पहले आपको हैमर्स और हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, समझ आया? ये था गाइस आज का आपका टॉपिक। कल मैं आपको सीसीपीज में हैमर और हैंगिंग मैन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि इनका हम लोग पोजीशन के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप किस जगह को मानेंगे, किस जगह को नहीं मानेंगे।